तो यदि उत्साह है, दृढ़ संकल्प है और सीखने की इच्छा है, तो कोई भी व्यक्ति उद्यमी बन सकता है। और मुझे लगता है इस उदाहरण के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो गया होगा कि संभव है। यदि वो कर सकती हैं, यदि और इतने लोग कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? लेकिन हाँ, क्या ये है? अब चलते हैं अगली गलतफहमी, अगले मिथक की ओर, और वो है एंटरप्रेन्योरशिप गारंटीज लॉट ऑफ मनी एंड ओवरनाइट सक्सेस। यानी उद्यमिता ढेर सारा पैसा, रातों रात सफलता की गारंटी देता है। बहुत सारे लोग हैं जो उद्यमिता में कदम रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है या सुना है या जो हमने देखा है, हमें लगता है अच्छा खुद का काम करना है, खुद का व्यवसाय शुरू हो रहा है, यानी फाउंडर में, मालिक में, तो बहुत सारा जिसे बोलते हैं रातों रात सफलता और त्वरित धन, क्विक रिचेस जिसे कहते हैं ना, जल्दी पैसा मिलना किसको पसंद नहीं है। तो उद्यमिता रास्ता है त्वरित धन, रातों रात सफलता का। और जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से चित्रित किया जाता है, ऐसे जो उद्यमियों की कहानियां जब हम सुनते हैं, है ना, जिन्होंने कम समय में बड़ी सफलता हासिल की, तो और ज़्यादा ये मिथक सच्चा लगता है कि हाँ, ये तो संभव है, बड़ी जल्दी पैसा आ जाएगा। तो जब ऐसा आप सोचते हैं, ये सही नहीं है, ये गलतफहमी है, एक मिथक है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए समय चाहिए, समय लगता है, प्रयास लगते हैं और दृढ़ता लगती है। रातों रात सफलता जो है वो होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सालों की, बहुत वक्त की कड़ी मेहनत होती है। दुर्लभ है रातों रात सफलता, हो गई तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे मेहनत है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारा वक्त, मेहनत, दृढ़ निश्चय, ये सब लगता है। और ज़्यादातर जो उद्यमी हैं, उनको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, असफलताएँ भी होती हैं। असफलताएँ इस सफ़र का एक बहुत अहम हिस्सा है ना? और सामना करते-करते ही वे आगे बढ़े हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आपने उद्यमिता में कदम रखा, तो फिर पैसा ही पैसा बरसने वाला है, बड़ी जल्दी बरसने वाला है और आप रातों रात सफल हो जाएँगे। नहीं, इसे अपने ज़हन से निकाल दीजिए। उदाहरण लेते हैं, हमने पहले भी बात की है इनकी, ओयो रूम्स। आप अच्छे से जानते हैं, अवगत हैं, रितेश अग्रवाल। तो रितेश अग्रवाल ने जब शुरुआत की थी, वो अपने कॉलेज को छोड़कर निकले और उन्होंने कहा नहीं, मुझे खुद का कार्य करना है, उद्यमी बनना है। और ये सोचकर उन्होंने, पता नहीं था कैसे क्या, पर वो शुरू हुए। तो उतनी यंग, कम उम्र में शुरुआत की। और करना क्या था कि मुझे जो है सब जगह पूरे देश भर के अंदर अलग-अलग एक ही तरीके के, जैसे बोलते हैं ना, बजट फ्रेंडली जो होटल्स है, होटल इंडस्ट्री के अंदर वो करना चाहते थे। और उनका जो पहला वेंचर था, वो था जैसे एयरबीएनबी है, वैसे ऑनलाइन एक प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने बनाया। और वो नहीं चला, वो नहीं चला। तो उससे उन्होंने ये सीखा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, छोड़ा नहीं। उन्होंने लर्निंग ये ली, सबक ये लिया कि ये इसलिए नहीं चला क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल की न कमी है, न ज़रूरत है। ज़रूरत है जो बजट फ्रेंडली, जिन लोगों के लिए बजट मायने रखता है, कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है, बजट फ्रेंडली जो होटल्स हैं, वहाँ पर लोगों का अनुभव अच्छा रहे, एक जैसा रहे, ये एक बहुत बड़ी कमी है होटल इंडस्ट्री में। बजट फ्रेंडली या कम कॉस्ट में मिलने वाले होटल तो और भी हैं, लेकिन फिर वहाँ अनुभव अच्छा नहीं है। तो फिर उन्होंने अ, 2013 के अंदर ओयो रूम्स वो लेकर आए, और जिसका पूरा फ़ोकस ये था कि एक तो सब जगह जहाँ-जहाँ ओयो रूम्स आएँगे, उसके होटल्स उनको स्टैंडर्डाइज़ कर दें, यानी एक जैसा सर्विस मिलेगी, एक जैसी सेवा मिलेगी, एक जैसा ही अनुभव होगा और एक अच्छा अनुभव लोगों के लिए होगा और एक जैसा। अब क्या लगता है, पूरे देश में जब आप इस तरह से खोल रहे हो और एक जैसा स्टैंडर्ड अनुभव करना, ये कोई खेल नहीं है।
भारत देश में या किसी भी जगह ये कोई खेल नहीं है। और वहाँ से शुरुआत हुई उनके चैलेंजेस की, बहुत सारी चुनौतियों की, है ना? क्योंकि अ, पैसा ले लो, फंडिंग की जब बात आती है, तो अब इतनी कम उम्र में कोई पहले का अनुभव नहीं उनको, तो खुद की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, लोग विश्वास कैसे करें, बैंक विश्वास कैसे करें? तो फंडिंग मिलने के अंदर चीज़ों को चलाने में, फिर एक जैसा अनुभव लाने में, लोगों को ट्रेन करने में, बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशनली भी टास्क है कि अच्छा अगर अब ये करा भी, सिस्टम भी बना दिए, लेकिन अब एक जैसा सर्विस डिलीवर हो, एक सा अनुभव ग्राहक को मिले, उसके लिए स्टाफ को ट्रेन करना, हर जगह जो नया-नया ओयो रूम्स की ब्रांच खुल रही है, होटल खुल रहा है, वहाँ पर वैसा ही अनुभव हो उसके लिए उनको तैयार करना, सारी चीज़ें देखना। तो ये करना अपने आप में आसान नहीं था। कोविड जैसी जो फ़ेज़ हैं, पीरियड हैं, वो आए। इन सब के बावजूद देश भर में तो इन्होंने स्थापित किया खुद को, लेकिन साथ में फिर ये दूसरे देशों में भी गए, चाइना, यूएस, यूके। जब वहाँ पहुँचे, तो फिर वहाँ की अपनी समस्याएँ, चुनौतियाँ, है ना? क्योंकि वो अलग देश हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की चीज़ अलग है, तो वहाँ उसको कैसे स्टैंडर्डाइज़ करना है, वहाँ के जो संसाधन हैं, उन चीज़ों के मुताबिक किस तरह से कार्य करना है। तो ये सफ़र 1 दिन का नहीं था, 1 महीने का नहीं था, सालों का सफ़र है। तभी आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो बजट फ्रेंडली होटल्स की चेन है, वो है ओयो रूम्स। कहाँ से शुरुआत करके उसको आज कहाँ पहुँचाया, असफलताओं के बाद, सारी चुनौतियों के बाद, लेकिन वो डटे रहे। क्यों ये हुआ, न सिर्फ भारत देश में पर कि पूरी दुनिया के अंदर ये क्यों हुआ और क्यों इतनी तेज़ी से ओयो रूम्स बढ़ता चला जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि रितेश अग्रवाल न सिर्फ रिस्क टेकर थे, जोखिम उठाने वाले थे, बल्कि डटे रहना, टिके रहना, जो करना है वो करेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, वो जज़्बा उनके अंदर था। और इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वक़्त लगता है, टाइम लगता है, एफ़र्ट लगते हैं, आपको मेहनत करनी होगी, आपको तैयार रहना होगा कि हाँ, ये सब हो सकता है, मैं हूँ, तभी आप उद्यमिता में उतरो, तभी आप सफल उद्यमी बनने की ओर बढ़ सकते हो, क्योंकि रातों-रात कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और एकदम से जो रातों-रात पैसा आएगा वो भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तैयार हैं मेहनत करने के लिए, तो ये समझना ज़रूरी है। और अब चलते हैं आखिरी 5वें मिथक की ओर, जो एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता एक एकल प्रयास है ना? अक्सर जो लोग हैं उसको किस तरह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि ये एक सॉलिटरी जर्नी यानी कि अ, अकेली यात्रा है, उस तरह से दिखाया जाता है। ओके, एंटरप्रेन्योर यानी मैंने शुरुआत की, मैं अकेला कर रहा हूँ, उस तरह से दिखाया जाता है कि अकेले ही आप विकास निर्माण कर रहे हैं अपने व्यवसाय का, लेकिन ये सही नहीं है। वास्तविकता क्या है? शायद ही कभी उद्यमिता एकल प्रयास होगा। कोई ऐसा उद्यम नहीं है जो एकल प्रयास है जिसमें केवल वो उद्यमी अकेले ही उसको सफलता की ऊँचाइयों पर ले जा सके, नहीं होता है ना? अक्सर अपने विज़न को जीवन में लाने के लिए उद्यमी को सहयोग चाहिए, टीम वर्क चाहिए, साझेदारी, कोलैबोरेशन पर भरोसा करना होता है। जब तक टीम वर्क नहीं है, जब तक और लोग नहीं हैं आपके साथ में, कोलैबोरेटिव एक अप्रोच नहीं है, तब तक उद्यमिता में आगे बढ़ना, सफल होना संभव नहीं है ना? तो जो एक कुशल पेशेवर उद्यमी, जो एक सफलता की ओर बढ़ने वाले उद्यमी हैं, वे ये समझते हैं कि उनको अपने चारों ओर एक डाइवर्स टीम चाहिए। तो वो अपने चारों तरफ स्किल्ड लोग, एक्सपर्ट्स, मेंटर्स, गुरुज़, इन सबको रखते हैं। एडवाइज़र्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हो गए, एडवाइज़र्स हो गए, मेंटर्स हो गए, सपोर्टर्स हो गए, जो उनकी सफलता में उनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं। हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ मेरे पास नहीं हो सकती है।
मेरे पास विज़न है, मेरे पास आइडिया है, अब मैंने उसको ज़मीन पर उसको बिल्ड करना, उसका निर्माण करना शुरू किया, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगेंगी और उसके लिए ये जो एक सफल उद्यमी है, वो अपने चारों ओर इन लोगों को ज़रूर रखेगा, क्योंकि ये ही वो ताकत बनते हैं और एक साथ एक टीम के रूप में कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। कोई भी आप वैसे तो उदाहरण उठा लीजिए, सब में आपको इसका एक झलक मिलेगी देखने को कि अच्छा हाँ, टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता, अकेले कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमने बात की थी, मैं एक उदाहरण उठा लेती हूँ जिसके बारे में आप सब जानते भी हैं, बात भी की है, फ्लिपकार्ट। आप सब जानते हो फ्लिपकार्ट को। सचिन बंसल और बिनी बंसल, इन दोनों ने जब शुरुआत की थी तो इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ये दोनों आईआईटी दिल्ली में पढ़े, उसके बाद दोनों ने साथ में अमेज़न में नौकरी की और तब ये इंस्पायर हुए कि अरे यार, अगर अमेज़न यूएस में इतना बढ़िया कर सकता है, लीडर है, तो हम भी अपना वेंचर शुरू करेंगे। और वहाँ इन्होंने शुरुआत की और दोनों जब साथ आए, तो ऐसा नहीं है चलो मैं किसी को भी एक साथ लेके 2 लोग मिलके कर लेते हैं, कोई बात नहीं काम बढ़ जाएगा, नहीं। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स यानी सचिन बंसल कस्टमर सर्विस हो गई, बिज़नेस स्ट्रैटेजी उसमें महारत रखते थे या उसकी एक्सपर्टीज़ उस पार्ट को हैंडल करते थे। वहीं बिनी बंसल टेक्नोलॉजी हो गई, ऑपरेशंस हो गए, किस तरह से बिज़नेस चलेगा, उसको देखते थे। अब जो सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये दोनों मिल करके तो बिज़नेस या व्यवसाय को चलाने में बहुत आसानी थी, क्योंकि जो बिनी बंसल हैंडल कर रहे हैं, वो सचिन बंसल को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी एक्सपर्टीज़ दूसरे एरिया में लेकर आ रहे हैं। फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि हाँ, हम 2 तो हैं, हमारी अपनी ताकत है, लेकिन हमें हाथ चाहिए, मज़बूत कंधे चाहिए, तो उन्होंने अपनी टीम को बिल्ड करना शुरू किया। अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेशनल्स को वो लेकर आए, है ना? स्किल्ड लोगों को लेकर आए, जो उनके साथ में जुड़ गए उसको सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। और फिर इन्होंने इस टीम को एम्पावर भी करना शुरू किया, इस टीम को सिखाना शुरू किया, इस टीम को ओनरशिप, है ना, उत्तरदायित्व लो अपना, जिसे बोलते हैं कि आप एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, बट ये अगर मेरा काम है तो फिर जी जान लगा के उसको करना जब तक कि वो पूरा न हो जाए। वो ओनरशिप भी लोगों में, टीम में बिल्ड करा इन्होंने। तो टीम बिल्ड की कंपनी के अंदर, उसके साथ में इन्होंने फिर वेंडर्स हैं, अब वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज फ्लिपकार्ट के माध्यम से जब प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो उसमें होलसेलर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग वेंडर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका काम है उनके साथ पार्टनरशिप्स की, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग की, तो वो लोग बिजनेस का हिस्सा बने, है ना। उसके बाद में कई सारी फंडिंग लेनी है आपको, तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ में आपने जुड़ना शुरू किया। फिर आपको आपके मेंटोर्स हुए जो आपके टीम को ग्रूम करेंगे, आपको करेंगे, वो लोग हुए। इस तरह से अच्छा, एक्विजिशंस, तो मिंत्रा को एक्वायर किया था फ्लिपकार्ट ने, जो मिंत्रा लीडिंग फैशन ब्रांड थी, तो वो किया। तो इस तरह के पार्टनरशिप्स जहाँ पे एक्विजिशंस हो रहे हैं, ताकि और ये सब चीज़ें बहुत अहम हिस्सा हैं कोई भी व्यवसाय को, जब आप उसका विकास होता है या उसका विस्तार होता है, इस तरह की चीज़ें। फ्लिपकार्ट आज जो इंडिया का लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेज़न ग्लोबली है, और अमेज़न को टक्कर देता हुआ, उसका कारण है न सिर्फ ये 2 सचिन बंसल और बिनी बंसल जो फाउंडर्स हैं उनका विजन, पर ये जितने लोग हैं इर्द-गिर्द, जिनको इन्होंने अपने आप के साथ जोड़ दिया, जिनको ये लेकर आए, उनके सबके कोलैबोरेटिव एफर्ट, टीम वर्क की वजह से। क्या लगता है केवल सचिन और बिनी बंसल यदि कार्य करते तो ये हो जाता? नहीं, है ना? तो ये एकल प्रयास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 5 गलतफ़हमियाँ, मिथक, इन पर हमने बात की। इनको बिल्कुल आड़े मत आने दीजिए अपने निर्णयों के, अपनी धारणाओं के। ऐसा नहीं है। उद्यमिता
में उतरना उतना मुश्किल नहीं है। जो प्रोसेस है, जो हमने बात की, उसको देखिए, उसको समझिए, उसके साथ उतरिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों को देखकर आप ये कंपैरिज़न करें कि मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे में ये गुण नहीं हैं, है ना? या या फिर आप ये गलतफ़हमी पाल लें कि अच्छा, उद्यमिता में उतर जाते हैं, रातों-रात ही सब कुछ हो जाएगा, वो भी गलत है। तो समझकर, सोचकर, बात करके, जानकर, बूझकर कि उद्यमिता क्या है और आप अपने आप को किस में उतार रहे हैं, उसके बाद ही अपना कदम बढ़ाइए। आशा करती हूँ ये समझ आया होगा, और जो भी डाउट है या जो चीज़ें आप सोचते आ रहे थे उद्यमिता के बारे में, कई चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। अब हम मुलाकात करेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।